नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग क्या होती है। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाई इज काउंसलिंग स्किल्स, क्वालिटी ऑफ काउंसलर, स्किल नीडेड टू बी अ काउंसलर, काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो आइए देखते हैं डिटेल से कि काउंसलिंग या परामर्श क्या होता है। तो बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमारे पास और हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। हम ऐसे हताश होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, हम सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाएँ। तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए काउंसलिंग की जाती है। उसके काउंसलर होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, परामर्श देते हैं, उस समस्या का निदान करते हैं। तो आइए जानते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है। उसके लिए गाइडेंस या हेल्प कह सकते हैं या एडवाइस कह सकते हैं जो काउंसलर द्वारा दी जाती है, जो प्रोफेशनल होते हैं। तो स्पेसिफिक टू द नीड, इशूज एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट, प्रत्येक व्यक्तिगत जो भी क्लाइंट होते हैं उनकी जरूरतों और मुद्दों और परिस्थिति के लिए काउंसलिंग की जाती है। मतलब जो भी इशूज होते हैं, नीड होती हैं किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट की, उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। इंटरैक्टिव, म्यूचुअली रिस्पेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोसेस। मतलब इंटरैक्ट जो भी सेशन होता है वो इंटरैक्टिव होता है, म्यूचुअली रिस्पेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है। मतलब पारस्परिक रूप से सहयोग की प्रक्रिया और एक सम्मान के साथ प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि जो भी क्लाइंट बताता है उन चीजों को गोपनीय रखा जाता है और उसकी पूरी मदद की जाती है। जो भी उसको दिक्कत होती है उस दिक्कत का समाधान किया जाता है। गोल डायरेक्टेड, इसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं। लक्ष्य ये होते हैं कि जैसे जो भी क्लाइंट है और उसकी समस्या का समाधान करना है। एक्सेप्टेबल टू सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के लिए स्वीकार्य। ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड, इसके द्वारा क्लाइंट का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो उसकी डिप्रेशन होती है, ट्रॉमा होता है, उससे बाहर आ जाता है। Counseling is a face-to-face communication by which you help the person to make decision or solve a problem and act of them। मतलब परामर्श जो है आमने सामने का कम्युनिकेशन है। जैसे क्लाइंट और हम काउंसली और काउंसलर की बात करें, काउंसली वो होता है जो क्लाइंट बन के आता है, जो अपनी समस्या लेके आता है काउंसलर के पास, और काउंसलर वो होता है जो समस्या का समाधान करता है। तो इसमें जो काउंसलिंग होती है उसको हम कह सकते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जो विच हेल्प द पर्सन टू मेक डिसीजन और सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड एक्ट ऑफ देम। मतलब जिसके द्वारा आप व्यक्ति को निर्णय लेने या किसी समस्या को हल करने और उनके कार्य करने में मदद करते हैं। काउंसलिंग इज अ हेल्पिंग प्रोसेस एम्ड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो काउंसलिंग है समस्या के समाधान के उद्देश्य से एक सहायता प्रक्रिया है। मतलब इसमें समस्या का समाधान के लिए एक सहायता प्रदान की जाती है। काउंसलिंग डन विथ इंडिविजुअल, ग्रुप और विथ कपल। मतलब जो काउंसलिंग है वो व्यक्ति, समूह या जोड़े के साथ किया जाता है। जिसको भी नीड होती है, जो जिसको भी डिप्रेशन होता है, उससे बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग जब काउंसलिंग हो जाती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फील बेटर फील होता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी होती है उसका समाधान हो जाता है। थिंक क्लियर, हम स्पष्ट क्लियरिटी से सोच सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चेंजिंग बिहेवियर में चेंज आ जाता है। गेट मोर फ्रॉम लाइफ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें लाइफ से कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब जैसे जैसे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो हमारा फिर से हम उसी रूटीन पे आ जाते हैं कि हमें जीवन से और कुछ प्राप्त करना है। हैव लेस स्ट्रेस, तनाव कम हो जाता है बहुत। तो डिप्रेशन खत्म होने के बाद तनाव की जो भी सिचुएशन होती है उसमें कमी आ जाती है। स्टॉप फीलिंग स्टक,
जब भी डिप्रेशन होता है तो बहुत स्टक वाली फीलिंग आती है, बहुत फंसा-फंसा फील होता है उसमें कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, बहुत ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन जैसे-जैसे वो सिचुएशन या काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद जो स्टक फीलिंग होती है वो कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। रिलेट बेटर विथ अदर, दूसरों के साथ बेहतर संबंध हो जाते हैं। काउंसलिंग स्किल्स देखते हैं क्या है। तो काउंसलिंग स्किल्स के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लिसन केयरफुली, जब भी कोई क्लाइंट अपनी बात कह रहा है तो उसकी बातों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, नहीं तो वो अपनी बातें नहीं बताएगा। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे करना है। दूसरी जो स्टेप है, दूसरा वो डिमॉन्स्ट्रेट एम्पैथी, सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर आप सहानुभूति नहीं दिखाएँगे तो कोई अपनी बात क्यों बताएगा? आप उससे बहुत ज़्यादा हार्ड शब्दों में पूछ रहे हैं, तो वो बताने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो इसलिए एम्पैथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डू नॉट मेक जजमेंट, जब भी वो कुछ बता रहा है तो उसकी बातों को क्लियरली सुनना चाहिए और उसे जज नहीं करना चाहिए कि तुमने ऐसा किया तो गलत किया। हमें गलत किया लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा-सा और अदर वे में जाके बता सकते हैं, तो इसलिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड इमोशन फीलिंग बिहाइंड द स्टोरी ऑफ द पर्सन बिहाइंड काउंसल्ड, जिस व्यक्ति को परामर्श या काउंसलिंग दी जा रही है इसके जो वो स्टोरी सुना रहा है उसके पीछे की जो इमोशन है उसको समझना चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना कि वो कुछ बता रहे तो आप हिल रहे हैं या फिर आप कोई और अलग बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी वो कोई चीज बता रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। डू नॉट शो सुपीरियोरिटी और पैथोंगिस, श्रेष्ठ या संरक्षण का प्रदर्शन ना करें, उसके सामने ये नहीं जताए कि हम श्रेष्ठ हैं या फिर हम ही हैं, जो भी हैं हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ये चीज तो बता सकते हैं लेकिन सुपीरियोरिटी ना जताएं। क्वेश्चन विथ केयर, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत केयर या बहुत सावधानी से करें, क्योंकि आप सावधानी से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अच्छे से जवाब भी नहीं देगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन को करने से पहले सावधानी बरतें। आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चन, हमेशा ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, ना कि क्लोज इंडेड हाँ ना में वाले क्वेश्चन पूछने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन पूछें तो उसकी राय के बारे में, या फिर तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो अगर वो ये करता तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Reflect back, summarize and paraphrase so that the understanding is correct and complete. वापस प्रतिबिंबित करें, सारांशित करें, मतलब जो भी वो बता रहा है उसे समराइज करें, एक्सप्लेन करें, ताकि समझ सही और पूर्ण हो। वाई इज काउंसलिंग स्किल्स, तो काउंसलिंग स्किल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम देखते हैं। द काउंसलर मस्ट, काउंसलर को कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी स्किल्स उसके लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले लिसन, मतलब ध्यान से या एक्टिव लिसनिंग, जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसकी बातों को सुनना। नो जज, उसको जज नहीं करना कि तुमने ये किया है तो तुमने गलत किया है या तुम ऐसे हो। उसके अलावा पे अटेंशन, जो भी वो कह रहा है उस पर ध्यान देना। एक्सेप्ट द क्लाइंट फीलिंग, जो भी क्लाइंट की फीलिंग है उसको उसी के साथ एक्सेप्ट करना। थिंक अबाउट द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है उसके बारे में सोचना, वो जो कह रहा है। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, और जो भी वो बता रहा है उसको समराइज करना। अब देखते हैं सो दैट द क्लाइंट कैन, अब क्लाइंट करेगा क्या, सबसे पहले तो डेवलप हिज हर थिंकिंग, और उसकी जो भी काउंसलिंग होता है उसकी थिंकिंग को डेवलप करना, कि जो पहले की थिंकिंग थी उन थिंकिंग को कि अरे ऐसा तो सभी करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार की मतलब कोई ऐसी थिंकिंग डेवलप करना जिससे क्लाइंट बहुत ज्यादा वियर्ड फील नहीं करे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं हो। फील सेफ एंड रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान करे और उसे सेफ फील करवाए। नो यू केयर, उसको ये बताए कि वो उनकी केयर कर रहे हैं। नो ही शी इज नॉट बीइंग जज, उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसको जज नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी समस्या का समाधान होगा।
गेट द बेस्ट हेल्प पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट देने की कोशिश करें, मतलब जो भी उसको हेल्प दे रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दें। डेवलप हर हिज ओन थिंकिंग, उसकी खुद की थिंकिंग को डेवलप करें। हिज हियर हर हिज सॉरी हियर हर हिज थॉट एंड नो शी ही इज अंडरस्टूड। सबसे पहले तो सुने उसको, जो भी वो कह रहा है या कह रही है उसके थॉट को जाने, और उसकी जो भी वो कह रहा है उसको ध्यान से सुने और समझें, समझने की कोशिश करें। क्वालिटीज ऑफ काउंसलर तो देखते हैं, क्वालिटी ऑफ काउंसलर क्या है या काउंसलर की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसमें काउंसलर जो है उसकी पूरी एक एक मीनिंग को मैंने उसमें बनाया है। तो देखते हैं सबसे पहले सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेनेंस, मतलब जो गोपनीयता होती है, जो वो बता रहा है उसकी गोपनीयता को बनाए रखे, किसी और को उसकी बातें नहीं बताए। ओ फॉर ऑब्जर्वेंट पर्यवेक्षक, मतलब ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बोलते समय उसके एक्सप्रेशन क्या है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। यू फॉर अनबाइस्ड, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने ये किया है तो तुमने सही किया है या फिर तुमने ये किया है तो गलत किया है, मतलब अनबाइस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पक्ष में रह के वो नहीं देना चाहिए फैसला। नॉन जजमेंटल, एंड फॉर नॉन जजमेंटल, गैर निर्णयात्मक होना चाहिए, मतलब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एस फॉर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स, जो भी क्लाइंट आते हैं उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ई फॉर एम्फैथेटिक, सहानुभूति होनी चाहिए उसके लिए। एल फॉर लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना चाहिए जो भी वो बातें बोल रहा है। एल फॉर लेट्स द पेशेंट मेक डिसीजन, रोगी को, जो भी क्लाइंट है उसको खुद निर्णय लेने दे, उसका निर्णय खुद नहीं ले, उसको निर्णय लेने दे। ओ फॉर ओपन माइंडेड, दिमाग को खुला रखना चाहिए। आर फॉर रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द पेशेंट, जो भी क्लाइंट है उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो ये है काउंसलर की स्किल्स या क्वालिटीज हम कह सकते हैं। तो सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेनेंस, ओ फॉर ऑब्जर्वेंट, यू फॉर अनबायस्ड, एन फॉर नॉन जजमेंटल, एस फॉर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट, ई फॉर एम्पैथेटिक, एल फॉर लिसन केयरफुली, एल फॉर लेट्स द पेशेंट मेक डिसीजन, ओ फॉर ओपन माइंड, आर फॉर रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द पेशेंट। स्किल्स नीडेड टू बी अ काउंसलर, अब काउंसलर को कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो वो ज्यादा से ज्यादा उससे बातें करके जो भी समस्या जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसके बारे में जानना चाहता है काउंसलर, वो पूछ सकता है। दूसरी चीज है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो पारस्परिक कौशल है, जो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, वो भी आना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द एथिक्स, जो भी एथिक्स हैं उसको समझना चाहिए, उसकी जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है उन चीजों को रखनी चाहिए, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी चीजें हैं, जो भी थॉट प्रोसेस है उनकी। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। कंपैशन, दया की भावना होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, भावात्मक स्थिरता होनी चाहिए। ज्यादा इमोशन भी बहुत वो होता है कि कोई अपनी बातें बता रहे और आप भी इमोशनल हो गए उसके लिए, तो आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो भी प्रैक्टिकल होके उसकी चीजों को सॉल्व करनी चाहिए। नॉलेज द लॉ एंड रेगुलेशन, कानून और नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जो लॉ और रेगुलेशन है उनका ज्ञान होना चाहिए। ओपन माइंडनेस, खुली सोच होनी चाहिए, ना कि किसी को जज करने की भावना होनी चाहिए। ट्रस्ट वर्दीनेस, विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उसकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। रिसर्च स्किल्स, अनुसंधान कौशल भी होना चाहिए। रीजनिंग स्किल्स, तर्क कौशल भी आना चाहिए।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या का समाधान आना चाहिए कि जो भी वो समस्याएं लेके आता है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कंप्यूटर स्किल्स, थोड़ी बहुत कंप्यूटर स्किल्स भी आनी चाहिए। अब काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट हैं या हम कह सकते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जब भी बच्चे, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि उनके बच्चे हमेशा हेल्दी पैदा होने चाहिए, लेकिन जब वो बच्चे डिसेबल्ड हो जाते हैं, किसी प्रकार की उनमें विकृति आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या क्या करें। उनको लगता है कि उनका बच्चा हुआ है तो पुनर्जन्म का पाप है, बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो the parents of children with special needs have to adjust to a wide variety of emotional and psychological प्रॉब्लम। सबसे पहले तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता को विभिन्न प्रकार की इमोशनल और साइकोलॉजिकल समस्याओं के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। मतलब जो इमोशनल समस्याएं हैं या जो साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं उनको, उनके साथ हम क्या करते हैं, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। Counseling is a formal procedure or transaction in which both counselor and parents aim to find a mutually acceptable plan of adjustment. जो काउंसलिंग होती है एक औपचारिक प्रक्रिया या लेन देन है जिसमें परामर्शदाता और माता पिता दोनों का उद्देश्य होता है कि एडजस्टमेंट की पारस्परिक रूप से स्वीकार योजना खोजना है। मतलब जो भी एडजस्ट करने वाला हो, एक्सेप्टेबल प्लान हो, उसको फाइंड करने की बात करते हैं। Counseling should be a continuous process in which the parents can learn to accept the child as different rather than a lesser person. जो काउंसलिंग है एक ऐसे सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें माता पिता बच्चे को छोटे व्यक्ति के बजाय एक अलग व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना सीखें। जैसे कि मैंने बात करी कि जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और बच्चा डिसेबल्ड पैदा होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, वो एक्सेप्ट नहीं करने। तो काउंसलिंग प्रोसेस जब हो रही होती है तो वो ऐसे होनी चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको डिसेबल्ड ना समझ के उनको एक अलग नजरिए से देखे कि ये भी कुछ कर सकता है या इसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करें। हेल्पिंग पेरेंट्स एक्सेप्ट देयर चाइल्ड डिसेबिलिटी, पेरेंट्स को हेल्प करें उनके बच्चे की डिसेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करने की। स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेज 1 पहली स्टेज है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। द पेरेंट मे टू बी शॉक्ड, एनी he or she may cry or become dejected. Sometimes parents may express their feeling through physical outburst or occasionally inappropriate लाफ्टर। माता पिता बहुत ज्यादा चौंक सकते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं अगर उनका बच्चा डिसेबल्ड पैदा होता है, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। कभी कभी माता पिता अपनी भावनाओं को मतलब मारने पीटने के साथ, जैसे बच्चे को डिसेबिलिटी है तो वो बच्चे के ऊपर निकालेंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा अनुचित हंसी जो होती है हम कह सकते हैं उसके माध्यम से अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट ये बताना चाहिए कि मतलब उसको एक्सेप्ट कैसे करें। Stage 2, this is an extension of stage 1 and some parents may deny their child disability or try to avoid that reality in some other way। मतलब ये एक ऐसा चरण विस्तार है या एक्सटेंशन ऑफ स्टेज है, पहले का जो पहला स्टेज है उसका एक्सटेंशन है। और कुछ माता पिता अपने बच्चे की अक्षमता से, मतलब वो अगर डिसेबल्ड होते हैं तो उससे इनकार करते हैं या किसी अन्य तरीके से जो भी रियलिटी होती है उससे बचने का प्रयास करते हैं कि ठीक है अगर हो गया तो वो रिलेटिव से नहीं मिलवाते हैं, बाहर भी निकलते हैं। तो मतलब कोई ना कोई उससे बचने का वो तरीका ढूंढ लेते हैं। तो हमें उन चीजों को हटाना है और उनको, उन बच्चों को जैसे वो दूसरे बच्चों की केयर करते हैं उन बच्चों की तरीके से उनको एक्सेप्ट करवाना है। स्टेज 3 जो है, एट दिस स्टेज पेरेंट में फील एंगर। इस अवस्था में जो माता पिता है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। दे में डिमोन्स्ट्रेट देयर एंगर आउटवर्डली इन द फॉर्म ऑफ रेंज और बिकम विड्रॉन वर्बली।
अटैकिंग एनीवन, वे अपने क्रोध को बाहरी रूप से क्रोध के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या मौखिक रूप से किसी पर हमला करने से पीछे हट सकते हैं। इफ द पेरेंट्स आर फीलिंग एंग्री, गिल्टी और बोथ, प्रोफेशनल मस्ट अंडरस्टैंड दिस स्टेज इज अ वेरी पॉजिटिव point to reach in a process of adjustment and not become defensive if attacked। यदि माता पिता क्रोधित या दोषी या दोनों महसूस कर रहे हैं तो जो भी प्रोफेशनल है उनको समझना चाहिए कि एक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया में पहुंचने के लिए ये एक चरण है, बहुत ही सकारात्मक पॉइंट है ये या पॉजिटिव पॉइंट है। और हमला होने पर रक्षात्मक नहीं बनना चाहिए, मतलब रक्षात्मक नहीं बनना चाहिए। वो अगर हाथ पटक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनको वो चीज कर लेने देनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जो क्रोध होता है, जो उनका एंगर होता है वो निकल जाता है। और हाँ, मतलब एडजस्टमेंट के पॉइंट पे ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि वो अपना गुस्सा या अपना आउटब्रस्ट कहीं तो निकाल रहे हैं। स्टेज 4 है जो देखते हैं, पेरेंट्स बिकम रिजाइन टू द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड हैज अ डिसेबिलिटी। इस स्टेज में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं इस तथ्य को से रिजाइन देते हैं कि उनके बच्चे की विकलांगता है, मतलब वो मानना नहीं चाहते कि उनके बच्चे डिसेबल्ड है। For a few parents, retreating accompanied by an attempt to hide the child, especially from friend and person during organized or a routine social encounters, may be the first sign that they have begin to accept the fact their child has a disability। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पीछे हटते हैं, बच्चों को छिपाने का प्रयास करते हैं, मतलब कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है या ओकेजन होता है, वो उसमें दोस्तों के सामने या कोई भी व्यक्ति के सामने उसको लेके नहीं आते हैं और वो फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनका बच्चा विकलांग है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनमें लाएं और जो भी उसकी नीड्स हैं उसको पहचानें और उसके बारे में बताएं। तो स्टेज 5 है, this is the stage of acceptance, meaning the parents have achieved an unconditional positive regard for the child। ये जो स्टेज है 5 वो है एक्सेप्टेंस का स्टेज कहलाता है, जिसका अर्थ है कि माता पिता जो भी होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बिना शर्त सकारात्मक सम्मान प्राप्त किया जाता है। पेरेंट्स नॉट ओनली बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड अप्रोप्रिएट देयर चाइल्ड। पेरेंट्स जो होते हैं वो ना केवल अपने बच्चे को समझने लगते हैं, उनकी सराहना करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है बट वो उसके साथ सरवाइव कर सकता है, उसके साथ उसके बहुत सारे राइट्स हैं जिनका यूज करके वो आगे बढ़ सकता है। Reaching this stage is highly correlated with the schools inviting parents to become team member in a program with caring professional and often paraprofessional that is designed to meet all of the child need। इस अवस्था तक पहुंचना स्कूल के माता पिता को देखभाल करने वाले और जो भी प्रोफेशनल होते हैं या पैरा प्रोफेशनल के साथ एक कार्यक्रम में एक टीम में सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित करने के साथ अत्यधिक सहसंबंध है, जिससे बच्चे की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इसमें एक मीटिंग होती है या फिर जो भी होता है उसमें प्रोफेशनल पैरा प्रोफेशनल और बहुत सारे लोग आते हैं जो भी बच्चे की नीड्स होती है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, उसकी नीड्स के बारे में बताते हैं। 6 स्टेज जो है, पेरेंट्स आर एबल टू पुट देयर lips back together and enjoy living, imagine a future and talk of their child free of undue emotion। माता पिता जो होते हैं वो अपने जीवन को वापस एक साथ रख सकते हैं, जीने का आनंद ले सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, अनुचित भावनाओं से मुक्त होकर अपने बच्चे के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब इस स्टेज में हम उन्हें इस कन्विंस कर सकते हैं उनके राइट्स और सारी चीजें बता के कि वो भी जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है उसके साथ बिहेव करते हैं वैसा बिहेव कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उस बच्चे की भी जॉब हो सकती है, वो आगे बढ़ सकता है तो उसके भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जो अनुचित भावनाएं होती हैं उससे आजाद हो सकते हैं और बच्चे के बारे में भी बात कर सकते हैं। पेरेंट्स आर एबल टू पुट देयर लिप्स back together and enjoy living, imagine a future and talk of their child free of undue emotion।
वही चीजें हैं। Because school accept student with disability, they have a responsibility to provide support or see that appropriate support। क्योंकि जो स्कूल्स होती हैं वो दिव्यांग छात्र को स्वीकार करते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, वे सहायता प्रदान करते हैं और उनका जो भी सपोर्ट की उनको जरूरत होती है, अप्रोप्रिएट सपोर्ट की जरूरत होती है, वो देने की कोशिश करते हैं। The school may be provide parents to parent support group which are divided by disability and facilitated by school's personnel such as a school psychologist, counselor। स्कूल जो होता है माता पिता सहायता समूह प्रदान कर सकता है, मतलब पेरेंट्स टू पेरेंट्स हेल्प प्रोवाइड कर सकता है जो दिव्यांग से विभाजित होते हैं, और स्कूल के मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता या शिक्षक जैसे स्कूल कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। तो जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनको घबराने की या किसी भी प्रकार की वो करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे राइट्स बने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं और वो उन डिसेबिलिटी को ना देख के उनकी जो एबिलिटी है उनको देखने की कोशिश करे, तो कभी भी ट्रॉमा या डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। थोड़ी बहुत वो तो आती है, सोच आती है जब भी बच्चा डिसेबल्ड होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे राइट्स बने हैं। उस बच्चे की क्या गलती है जो उसके साथ ऐसा किया जाता है? तो कभी उसके साथ ये करने की कोशिश नहीं करें, हमेशा नॉर्मल वाला बिहेव करें जैसे सभी बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी एबिलिटी होंगी। डिसेबिलिटी तो है, हर व्यक्ति में होती है इनपरफेक्टनेस, लेकिन उसके साथ साथ एबिलिटी भी होती है, तो उनको देखने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।